और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम अग्निवीर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसी के साथ में आज हमारा पहला प्रश्न है, ज़रूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है। तो पहला प्रश्न क्या है, ज़रूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है। तो इसका पहला ऑप्शन होगा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली। दूसरा ऑप्शन है वस्तु विनिमय प्रणाली। तीसरा ऑप्शन है इक्विटी प्रणाली और चौथा ऑप्शन है तरलता प्रणाली। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर देंगे जरूरतों का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। बढ़ते हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। तो पहला ऑप्शन है रिवर डॉल्फिन। दूसरा ऑप्शन है समुद्री घोड़ा। तीसरा ऑप्शन है व्हेल और चौथा ऑप्शन है कछुआ। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रिवर डॉल्फिन। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी। प्रश्न क्या है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पहला ऑप्शन है 1999। दूसरा ऑप्शन है 1997। तीसरा ऑप्शन है 1998 और चौथा ऑप्शन है 1996। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष वर्ष की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1998। जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। बढ़ते हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, दही बनने में बैक्टीरिया सहायक होते हैं। अगला प्रश्न ये है कि दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। दूसरा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। तीसरा ऑप्शन है बैसिलस कोंगुलेंस और चौथा ऑप्शन है बाइफिडोबैक्टीरियम विफिडम। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि दही बनने में कौन से बैक्टीरिया सहायक होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है ईद उल फितर। दूसरा ऑप्शन है शब ए बारात। तीसरा ऑप्शन है ईद उल जुहा और चौथा ऑप्शन है मिलाद उल नबी। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मिलाद उल नबी। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है। प्रश्न क्या है, एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है मिश्रित। दूसरा ऑप्शन है जटिल। तीसरा ऑप्शन है अंतर और चौथा ऑप्शन है साधारण। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मिश्रित। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, कलरीपायट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है। अगला प्रश्न क्या है, कलरीपायट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक। दूसरा ऑप्शन है केरल। तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन है ओडिशा। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि कलरीपायट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। तो जिन सभी बच्चों ने केरल लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है बिहार।
दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएं कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। अगला प्रश्न क्या है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है कुशीनगर, तीसरा ऑप्शन है वैशाली और चौथा ऑप्शन है इंद्रप्रस्थ। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पाटलिपुत्र। जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। तो अगला प्रश्न क्या है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड कर्जन। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है। तो अगला प्रश्न क्या है, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रतिस्थापन, दूसरा ऑप्शन है किण्वन, तीसरा ऑप्शन है विकृतगंधिता और चौथा ऑप्शन है अपघटन। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकृतगंधिता। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। तो अगला प्रश्न क्या है, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। तो पहला ऑप्शन है बोगीबिल, दूसरा ऑप्शन है नैनी, तीसरा ऑप्शन है पंबन और चौथा ऑप्शन है कोरोनेशन। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बोगीबिल। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है दमन दीव, दूसरा ऑप्शन है दादरा और नगर हवेली, तीसरा ऑप्शन है पुडुचेरी और चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पुडुचेरी। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न है टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया। तो पहला ऑप्शन है जीवन कुमार शर्मा, दूसरा ऑप्शन है विजय शर्मा, तीसरा ऑप्शन है तारक सिन्हा और चौथा ऑप्शन है श्रीनिवास राव। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा श्रीनिवास राव। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है ध्वनि, दूसरा ऑप्शन है अंतर, तीसरा ऑप्शन है गति और चौथा ऑप्शन है मौसम। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। अगला प्रश्न क्या है, आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। तो पहला ऑप्शन है कान का पर्दा, दूसरा ऑप्शन है कर्णावर्त, तीसरा ऑप्शन है कर्णपाली पिन्ना और चौथा ऑप्शन है श्रवण तंत्रिका। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कर्णपाली। कर्णपाली आसपास की ध्वनि को एकत्रित करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, उसका कारण क्या है। प्रश्न क्या है, कुछ दिनों बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, उसका कारण। तो पहला ऑप्शन है संक्षारण, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीकरण, तीसरा ऑप्शन है अपक्षरण और चौथा ऑप्शन है अपघटन। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि कुछ दिनों बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी क्यों हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा संक्षारण। संक्षारण के कारण पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। अगला प्रश्न क्या है, तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है उत्पादक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है सेवा क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएगी तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो भाई तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, सेवा क्षेत्र। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न क्या है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। पहला ऑप्शन है पल्लव, दूसरा ऑप्शन है पंड्या, तीसरा ऑप्शन है चेरा और चौथा ऑप्शन है चोला। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा चोला। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्योहार सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण है। तो पहला ऑप्शन है इसने भारत में नागरिक सेवा परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया, दूसरा ऑप्शन है इसने प्रांतीय चुनावों के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया, तीसरा ऑप्शन है इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया और चौथा ऑप्शन है इसने रोलेट सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रच्छन्न बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी और चौथा ऑप्शन है सीमांत बेरोजगारी। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है कटक, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है चंद्रनगर और चौथा ऑप्शन है औरंगाबाद। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा औरंगाबाद। तो जिन सभी बच्चों ने औरंगाबाद लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सह समूह का चयन करें। अगला प्रश्न क्या है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सह समूह का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है अग्नि इंद्र सोम, दूसरा ऑप्शन है शेषनाग चंद्र यम, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मा प्रजापति गरुड़, और चौथा ऑप्शन है वरुण विष्णु शिव। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सह समूह का चयन करें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अग्नि इंद्र और सोम। राइट ऑप्शन क्या होगा, अग्नि इंद्र और सोम। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवासी भारतीय दिवस 2019 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। पहला ऑप्शन है कोच्चि, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, और चौथा ऑप्शन है वाराणसी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वाराणसी। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, बाली का सफर, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, बाली का सफर, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा, और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि बाली का सफर, बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ओडिशा। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई। पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा ऑप्शन है थॉमस मुनरो, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और चौथा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा, और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। तो जिन सभी बच्चों ने कर्नाटक लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया और काला आजार किससे होता है। अगला प्रश्न क्या है, मलेरिया और काला आजार किससे होता है। पहला ऑप्शन है विषाणु, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है कवक, और चौथा ऑप्शन है परजीवीगण। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि मलेरिया और काला आजार किससे होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा परजीवीगण। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, और चौथा ऑप्शन है अरविंद घोष। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएंगे ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना में सबसे बड़ी उपलब्धि राजा राम मोहन राय की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मिश्रित धातु नहीं है। तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन से मिश्रित धातु नहीं है।
तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि इनमें से कौन से मिश्रित धातु नहीं है। तो पहला ऑप्शन है टांका, दूसरा ऑप्शन है पीतल, तीसरा ऑप्शन है कांसा और चौथा ऑप्शन है चांदी। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि इनमें से मिश्रित धातु कौन सी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो टांका। टांका एक मिश्रित धातु नहीं होती है। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। इसी के साथ ही हमारा अगला प्रश्न है सौर मंडल की खोज किसने की। अगला प्रश्न क्या है, सौर मंडल की खोज किसने की। पहला ऑप्शन है कोपरनिकस, दूसरा ऑप्शन है मर्फी, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है वास्को डी गामा। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि सौर मंडल की खोज किसने की। तो इसका राइट ऑप्शन है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। अगर जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएं। पहला ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा ऑप्शन है संभावित संसाधन, तीसरा ऑप्शन है अजैविक संसाधन और चौथा ऑप्शन है जैव संसाधन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जैव संसाधन। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता है कि इनमें से कौन सा भारतीय संगीतकार है जिसने अकादमी पुरस्कार जीता है। तो पहला ऑप्शन है सोनू निगम, दूसरा ऑप्शन है आर.डी. बर्मन, तीसरा ऑप्शन है ए.आर. रहमान और चौथा ऑप्शन है अनु मलिक। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएगी इनमें से कौन सा भारतीय संगीतकार है जिसने अकादमी पुरस्कार जीता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए.आर. रहमान। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि इनमें से कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, दूसरा ऑप्शन है ब्रोंकाई, तीसरा ऑप्शन है मूत्राशय और चौथा ऑप्शन है मूत्रमार्ग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला कौन सी है। अगला प्रश्न क्या है, हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है हिमाद्री, दूसरा ऑप्शन है पीर पंजाल, तीसरा ऑप्शन है कैलाश और चौथा ऑप्शन है शिवालिक। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला कौन सी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शिवालिक। तो जिन सभी बच्चों ने शिवालिक लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में बढ़ते हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर खालिस्तान द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न क्या है, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर खालिस्तान द्वारा लिखी गई। तो पहला ऑप्शन है अशोक गहलोत, दूसरा ऑप्शन है शशि थरूर, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो प्रश्न क्या है, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर खालिस्तान द्वारा लिखी गई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शशि थरूर। तो जिन सभी बच्चों ने शशि थरूर लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो पहला ऑप्शन है न्यायपालिका, दूसरा ऑप्शन है विपक्ष, तीसरा ऑप्शन है इसके नेताओं और चौथा ऑप्शन है लोगों। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएगी लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लोगों। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी। तो अगला प्रश्न क्या है,
वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? तो पहला ऑप्शन है दीपा कर्माकर, दूसरा ऑप्शन है साक्षी मलिक, तीसरा ऑप्शन है सीमा पूनिया और चौथा ऑप्शन है हिमा दास। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएगी वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दीपा कर्माकर। तो जिन सभी बच्चों ने दीपा कर्माकर लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। तो अगला प्रश्न क्या है? 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। तो इसका पहला ऑप्शन है राजी, दूसरा ऑप्शन है संजू, तीसरा ऑप्शन है जीरो और चौथा ऑप्शन न्यूटन। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि 2018 में 90वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजी गई एक भारतीय फिल्म थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा न्यूटन। तो जिन सभी बच्चों ने न्यूटन लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो अगला प्रश्न क्या है? प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है 1757, दूसरा ऑप्शन है 1857, तीसरा ऑप्शन है 1900 और चौथा ऑप्शन है 1957। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताए कि प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1757। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है भारत के मशहूर शहनाई वादक है। अगला प्रश्न क्या है? भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। तो पहला ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खान, दूसरा ऑप्शन है रविशंकर, तीसरा ऑप्शन है हरिप्रसाद और चौथा ऑप्शन है लतीफ़ खान। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएगी भारत के मशहूर शहनाई वादक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान भारत के मशहूर शहनाई वादक थे। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। तो अगला प्रश्न क्या है? शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है मुंबई और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएगी शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय खालिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नई दिल्ली। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ में बढ़ते हैं हमारे अगले और अंतिम प्रश्न के बारे में। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो अगला प्रश्न क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएगी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर, तीसरा ऑप्शन है नुब्रा ग्लेशियर और चौथा ऑप्शन है हरि पर्वत ग्लेशियर। तो सभी बच्चे कमेंट में उत्तर बताएगी दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हरि पर्वत ग्लेशियर। तो जिन सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया उनका सबका सही, बाकी सबका गलत। इसी के साथ हम आज के वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।